दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल में देखा कि कैसे ईंट भट्ठे पर काम कर रही मजदूर की लड़की अंजलि को भट्ठे के मालिक के लड़के से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। और उसके बाद उन दोनों की जिंदगी में कैसे बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, उनसे वो कैसे गुजरते हैं, वो उन कठिनाइयों को पार करके वो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचते हैं। आइए जानते हैं कहानी को। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं की है। वहाँ के एक चौधरी साहब, जिनका भट्ठे का कारोबार होता है, अपना भट्ठे का बिजनेस होता है। उनके भट्ठे पर लगभग 200 मजदूर काम करते हैं। साथ ही उनकी समाज में काफी जान पहचान होती है, काफी मान सम्मान होता है। उनके पास काफी जमीन जायदाद भी होती है। जो भट्ठे के मालिक होते हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़की और एक लड़का। लड़की का नाम रिया, जो कि लखनऊ में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही होती है। साथ ही जो लड़का होता है, लड़के का नाम दीपक होता है। लड़का बीटेक करने के बाद किसी कंपनी में 28,000 की सैलरी पर नौकरी कर रहा होता है। उनके भट्ठे पर बहुत सारे गरीब मजदूर काम कर रहे होते हैं। उनमें से ही एक लड़की, जिसका नाम अंजलि होता है, अंजलि उनके भट्ठे पर अभी नई नई कुछ ही दिन हुए थे आई थी। अंजलि अपने नानी के घर रहकर पढ़ाई किया करती थी। 12वीं पास करने के बाद में वह अपने नानी के घर से अपने माता पिता के साथ आकर उनका हाथ बटाने लगती है और भट्ठे पर काम करने लगती है, जिससे कि पैसे की व्यवस्था हो सके और उसके बाद अंजलि अपनी शादी में होने वाले खर्च का कुछ सहयोग कर सके अपने माँ बाप का। अंजलि की उम्र लगभग 18 वर्ष के आसपास होती है। लेकिन जब उसकी नानी का देहांत हो जाता है, तो वह 12वीं ही पास करने के बाद अपने घर आ जाती है। इसी दौरान भट्ठे के जो मालिक होते हैं, वो अपने बेटे दीपक से कहते हैं कि बेटा, वैसे भी तुम 28,000 की सैलरी पर दूसरे की नौकरी करते हो, इससे अच्छा है तुम भट्ठे के दफ्तर में जाकर बैठा करो, अपना ही काम संभालो। धीरे धीरे वैसे भी तुमको अपना काम संभालना है, तो क्यों ना तुम भट्ठे पर ही जाकर अपने जो दफ्तर बना है उसमें बैठा करो, इससे मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा। बेटा दीपक जो होता है, वह भी कहता है, हाँ पिताजी, दूसरे की नौकरी करने से अच्छा है तो मेरी भी यही इच्छा है कि मैं अब धीरे धीरे अपना काम संभालूं और भट्ठे पर जाकर बैठा करूं। अब जैसे ही मेरा ये महीना पूरा हो जाएगा, मैं कंपनी के मालिक से बात करके वहां से काम छोड़कर फिर मैं भट्ठे का काम संभाल लूंगा। महीना पूरा होता है और दीपक जो है भट्ठे के दफ्तर पर जाकर बैठने लगता है, वहां पर अपना देख रेख करने लगता है। एक दिन वैसे ही अचानक दीपक का मन किया कि भट्ठे पर घूमकर देखा जाए कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, कैसे है। वहां घूमने चला जाता है और वो मजदूरों के बीच घूम रहा होता है। तभी अचानक उसको एक लड़की नजर आती है, जो कि लगभग एक ट्राली मिट्टी में पानी डालकर फावड़े के साथ उसकी गुड़ाई कर उसको पैरों से मसलने में लगी हुई थी। पसीने से तरबतर थी, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, स्मार्ट थी और अभी युवा उम्र थी। उसकी खूबसूरती को देखकर, उसके जो शकल और उसके बदन का जो गढ़न था, उसको देखकर उस भट्ठे का मालिक का बेटा यानी दीपक मोहित हो जाता है उस पर और उसको वह टकटकी लगाकर देखता रहता है, देखता रहता है। और जब अंजलि की नजर उसके ऊपर पड़ती है, तो अंजलि देखती है कि यह लगातार मुझे ही देखे जा रहा है। तो अंजलि मिट्टी से बाहर आती है और तुरंत अपना दुपट्टा उठाकर ओढ़ लेती है और फिर से काम में जुट जाती है। इसके बाद जो दीपक होता है, दीपक वहां से चला जाता है। अब दीपक रोजाना ही भट्ठे में घूमने के बहाने आता और उसके पास जाकर खड़ा हो जाता, उसे देखता रहता। ऐसा करते करते उसे 5-6 दिन बीत जाते हैं, जहां पर उसे अंजलि काम करते हुए मिला करती थी। वो वहां पर पहुंचता है, लेकिन अंजलि आज वहां पर दिखाई नहीं देती है। उसके बाद जो भट्ठे का जो कार्य क्षेत्र था, पूरी जगह वह उसे ढूंढता है, वहां तलाश करता है, कहीं नजर नहीं आती है। फिर वह वापस आकर मायूस होकर दफ्तर में बैठ जाता है, दुखी मन से सोच में पड़ जाता है कि कहाँ चली गई आज वो। इसी तरह वह रोजाना जाता, उसे ढूंढता। 4-5 दिन तक अंजलि उसे नजर नहीं आई, लेकिन 6वें दिन जैसे फिर वह वहां जाता है उसे ढूंढने, उसे तलाश करने, तो अंजलि फिर काम में लगी हुई उसे मिलती है। वो वहां पर जाकर खड़ा हो जाता है और जोर से आहें भरते हुए कहता है, कहाँ चले गए थे आप, इतने दिन तक कहाँ थे। अंजलि कहती है, क्या हुआ, हम लोग तो यहीं पर थे, हम तो कहीं नहीं गए थे। दीपक कहता है, मैं तो रोज आता था यहाँ पर, आप तो मुझे कहीं दिखे नहीं, लगभग 1 सप्ताह से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ।
तभी वहां पर अंजलि के माता पिता आ जाते हैं, जो कि पास ही में काम कर रहे थे। वहां पर अंजलि के पास आ जाते हैं। अंजलि के माता पिता दीपक को पहचानते थे क्योंकि वो मालिक का बेटा था। दीपक से वे दोनों नमस्ते करते हैं। दीपक उसका जवाब देते हुए नमस्ते कहता है और फिर दीपक कहता है कि क्या ये आपकी बेटी है? तो अंजलि की माँ कहती है कि हाँ बेटा, यह मेरी ही बेटी है। यह अपने नानी के घर रहा करती थी, वहीं पर पढ़ाई लिखाई किया करती थी। लेकिन जब से इसकी नानी का देहांत हो गया तो यह घर चली आई और हमारे साथ काम पर आने लगी, हमारा सहारा बनी हुई है। दीपक कहता है कितनी मेहनती है आपकी बेटी, मैं रोज देखता हूँ ये एक ट्राली मिट्टी को किस तरह से गूंथने में लगी हुई है। इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी आपकी लड़की इतनी मेहनत करती है। हमारे घर की लड़कियां तो आटा भी ना गूंधे और एक आपकी बेटी है, कितनी मेहनती है। तो उसकी जो माँ होती है अंजलि की, कहती है हाँ बेटा, अंजलि मेरी बेटी बहुत मेहनती है, इसीलिए इसको भट्टे पर लाते हैं कि थोड़ा बहुत मेहनत करेगी तो कुछ पैसे का व्यवस्था हो जाएगा और 2-4 साल में फिर इसकी शादी कर देंगे। फिर दीपक अंजलि की माँ से कहता है कि आप लोग इस भट्टे पर कब से काम करते हो? अंजलि की माँ कहती है बेटा, हमको तो लगभग 15 साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए और मेरी बेटी तो अभी 1 ही महीने से आने लगी है। तभी दीपक अंजलि की माँ से कहता आपकी बिटिया कितनी पढ़ी हुई है? तो अंजलि की माँ कहती है बेटा बताओ इनको। अंजलि बताती है मैं 12वीं पास हूँ। दीपक कहता है अंजलि क्या तुम इस ईंट का क्षेत्रफल बता सकती हो कितना है? अंजलि कहती है ईंट ही तो क्या, मैं आपके पूरे भट्टे का जितना एरिया है उसका क्षेत्रफल बता सकती हूँ। मैं आपके भट्टे का, आपके चिमनी का क्षेत्रफल बता सकती हूँ। दीपक कहता तुमको कितने पहाड़े आते हैं? अंजलि कहती है आप जितने मर्जी का पूछ लीजिए, मुझे तो 100 तक का पहाड़ा आता है। दीपक कहता है कौन सा 100? 10 दहाई 100? अंजलि कहती नहीं ये वाला नहीं, 100 दहाई 1000 वाला। दीपक कहता है 88 का पहाड़ा सुनाओ। अंजलि 88 का पहाड़ा सुनाती है। फिर वो 87 का पहाड़ा सुनता है। इसी तरह से वो 98 का पहाड़ा सुनता है। अंजलि सुनाती है और वह अपने मोबाइल में कैलकुलेट करता रहता है उस चीज को। दीपक पढ़ा लिखा था, समझ जाता है। अंजलि जो है काफी इंटेलिजेंट है। दीपक अंजलि के माता पिता से कहता है कि आपकी बिटिया तो बहुत तेज है, काफी स्मार्ट है, काफी पढ़ी लिखी हुई है, मैथ में तो काफी तेज है। या कौन से सब्जेक्ट से किया था? अंजलि कहती है मैथ से किया। अंजलि के माता पिता पूछते हैं कि बेटा मेरी बिटिया पढ़ने में कैसी है? दीपक कहता है बहुत ही अच्छी है, या तो किसी भी एग्जाम का पेपर दे सकती है, आपकी बिटिया पढ़ने में काफी तेज है। अंजलि दीपक को थैंक्स बोलती है और फिर थोड़ी देर बातचीत करने के बाद दीपक फिर वहां से चला जाता है। लेकिन अगले दिन दीपक फिर से वहीं पर आ पहुंचता है और फिर अंजलि के साथ बातचीत करने लगता है। अंजलि को भी अब थोड़ी दिलचस्पी होने लगी थी, उससे बात करने में थोड़ा आनंद आ रहा था और सिलसिला इसी तरह चलता रहता है और पता नहीं कब दोनों को आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता है। एक दिन जब अंजलि ने देखा कि आज दीपक नहीं आया है, काफी टाइम हो गया, मायूस सी हो गई। दीपक 2 दिन बाद जब वापस भट्टे पर आता है तो अंजलि दीपक से पूछती है कि कहाँ चले गए थे तुम? दीपक पूछता है क्यों, क्या हुआ? अंजलि कहती है तुम्हें पता नहीं, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दीपक कहता है मेरा इंतजार कौन कर सकता है? अंजलि कहती है कोई एक मजदूर लड़की। दीपक उसके दिल की बात को समझ रहा था। फिर दीपक ने कहा मैं भी तो कितने दिन तक इंतजार किया था, जब तुम बिना बताए चले गए थे। मैं आता था और ढूंढ कर चला जाता था, तुम मिलती नहीं थी। अंजलि कहती थी किसी अर्जेंट काम से, किसी जरूरी काम से हम लोगों को जाना पड़ा था, तो नहीं आ पाई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। फिर दीपक उसे बताता है कि मैं लखनऊ गया था, लखनऊ में मेरी बहन पढ़ती है, उसे मैं लेने गया था। कुछ कुछ दिनों के बाद हम उस अपने बहन का रिश्ता देखने वाले हैं, यानी लड़का देखने जाने वाले हैं, तो इसीलिए मैं उसको लेने गया था। तभी अंजलि पूछ बैठती है दीपक से कि तुम अपनी शादी कब कर रहे हो? दीपक कहते हैं मेरी शादी को तो 2 साल हो गए, मैं तो शादीशुदा हूँ। तभी अंजलि जो है वही मिट्टी में जो कि खड़ी हुई उससे बात कर रही थी, मिट्टी से बाहर निकल आती है, आकर किनारे पर जाकर एक जगह बैठ जाती है। वहां पर शांति से घुटने पर अपने दोनों हाथों को रखकर, सिर को झुकाकर
मायूसी हो जाती है। यह सब देखते हुए दीपक फिर पूछता है क्या हुआ, दोबारा फिर पूछता है क्या हुआ अंजलि। दीपक के बार बार पूछने पर अंजलि जो है कहती है चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती। दीपक कहता है अचानक ही तुमको हो क्या गया है, मैं तो मजाक कर रहा था यार, मैं शादीशुदा थोड़ी ना हूं, मजाक भी नहीं कर सकता। अंजलि कहती है नहीं तुम मजाक नहीं कर रहे हो। फिर दीपक कहता है सच में यार तुम्हारी कसम मैं मजाक कर रहा था। अंजलि कहती है मैं कौन होती हूँ जो कि तुम मेरा कसम खा रहे हो। दीपक कहता है तुम्हें नहीं पता तुम मेरी क्या हो। दोस्तों उसके बाद दोनों एक दूसरों की आंखों में देखते ही देखते और फिर एक दूसरे से चिपक जाते हैं, लिपट जाते हैं। और एक घड़ी बीतती है, दो घड़ी बीतती है, कई घड़ी बीतती है, दोनों गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं। कोई होश नहीं किसी को कि कहाँ है, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। जब ऐसा काफी देर हो जाता है तभी उधर से दूर से ही जो कि अंजलि की माँ इधर ही चली आ रही थी, उसकी जब नजर पड़ती है इन दोनों पर तो वह सन्न रह जाती है। अब वह बहाना बनाती है, दूर से ही वह आवाज करने लगती है, खटपट करने लगती है जानबूझकर चप्पल की आवाज, जिससे कि ये दोनों हट जाएं। जब इनके कान में आवाज पड़ती है तो दोनों एक दूसरे को छोड़कर दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं। अब अंजलि की माँ वहां पर पहुंचती है उन दोनों के पास, तो दीपक से कहती है बेटा तुम क्यों इतनी धूप में परेशान हो रहे हो, इतनी गर्मी में पसीने पसीने हो रखे हो, जाओ जाकर दफ्तर में बैठो आराम से, क्यों परेशान हो रहे हो हमारे साथ तुम। इतना सुनते ही दीपक वहां से चला जाता है और उन दोनों को लगता है कि शायद उसकी माँ ने, अंजलि की माँ ने हम दोनों को देखा नहीं है। लेकिन दीपक के जाने के बाद अच्छे से जो है अंजलि की क्लास लेती है अंजलि की माँ, बहुत डांटती है और समझाते हुए कहती है बेटा तुमको पता नहीं ये लोग बड़े घर के लड़के हैं, इनके पिता को अगर पता लगा तो ये हमको और हमारे परिवार को सबको इसी भट्ठे में झुका देंगे, हमको इसी में हमको गायब कर देंगे, पता भी नहीं लगेगा किसी को। काफी डांटती फटकारती है, समझाती है। उसके बाद अगला दिन फिर आता है। दीपक अंजलि के बाजार से आज कुछ लेकर आया था, कुछ उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था, कोई सामान लेकर आया था। वह लेकर पहुंचता है और अंजलि को देने लगता है, लेकिन अंजलि जो है लेने से इनकार कर देती है। और जैसा जैसा उसकी माँ ने बताया था वह उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दीपक से कहती है तुम लोगों का क्या भरोसा, हम गरीब लोग हैं, कल तुम बदल जाओ या कुछ हो जाए या तुम्हारे माता पिता हमारे तुम्हारे खिलाफ हो जाएं तो हमारे माँ बाप की और हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दीपक को समझाती है। फिर दीपक जो है मायूस होकर वहां से चला जाता है। उसी दिन शाम को दीपक अपने परिवार के साथ खाना खाने बैठता है। तभी धीरे से अपने पिताजी से कहता है पिताजी मैं शादी करना चाहता हूँ। उसके पिताजी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा मैंने तुमसे कभी मना थोड़ी किया है, वैसे भी तुम्हारी उम्र हो गई है शादी की, तुम शादी कर लो, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा घर परिवार बसे, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि लड़की वाले मामले में मुझे मत ढकेलना, मुझे लड़कियों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तुम खुद ही लड़की का चुनाव कर लेना, तुम खुद ही ढूंढ लेना जिससे शादी करनी होगी। दीपक थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद हल्के शब्दों में अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मुझे एक लड़की पसंद है जिसे मैं चाहता हूँ और वो भी मुझे चाहती है, उसी से मैं शादी करना चाहता हूँ। पिताजी कहते हैं अच्छा पहले क्यों नहीं बताया हमको कि तुमने लड़की भी पसंद कर रखी है, कौन है वो लड़की। फिर दीपक बहुत ही धीरे से कहता है पिताजी वह गरीब लड़की है, अपने भट्ठे पर काम करती है, एक मजदूर लड़की है। दीपक के जो पिताजी थे वह खाना खा रहे थे, वो हाथ से निवाले को मुंह तक ले जा रहे थे, लेकिन निवाले को तभी वापस लाकर थाली में रख देते हैं और सोच में पड़ जाते हैं और दीपक से फिर कहने लगते हैं बेटा अपने भट्ठे पर काम करने वाली मजदूर लड़की से शादी करोगे, कौन है वो लड़की। दीपक फिर धीरे से बोलता है, कहता है पिताजी उसका नाम अंजलि है। उसके पिताजी समझ जाते हैं क्योंकि वो अंजलि को पहचानते थे। कहते हैं अच्छा रामलाल की बेटी, ठीक है
कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। तभी उधर उसकी माँ जो होती है दीपक की, वह सारी बातें सुन रही थी। वह चिल्लाने लगती है, जोर जोर से डांटने लगती है दीपक के पिताजी को कि देखा, मैंने मना किया था ना कि तुम इसको भट्ठे पर मत ले जाओ। लग गए ना लोग हमारे बच्चे के पीछे, कर दिया ना जादू टोना। तभी जो दीपक के पिताजी होते हैं दीपक की माँ को समझाते हैं, अरे भाग्यवान चुप रहो, मैं देखता हूं ना। दीपक के पिताजी अपने भट्ठे पर काम कर रहे मुंशी को फोन करते हैं और कहते हैं, दीनानाथ रामलाल की लड़की और रामलाल को जरा हमारे घर पर लेकर आना, उनको अपने साथ लेकर यहाँ पहुंचो। दीनानाथ मुंशी जो है जाता है रामलाल के घर यानी अंजलि के घर। उनसे सारी बातें बताता है कि मालिक ने ऐसे ऐसे आपको बुलाया है। अंजलि और उसकी माँ यह सब सुनकर समझ जाते हैं कि मामला गड़बड़ है। वह दीनानाथ मुंशी से कहने लगते हैं कि मुंशी जी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मालिक का बेटा दीपक ही बार बार हमारी बेटी के पास आया करता था, हम लोग मना भी करते थे उसे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, हमें जाने से डर लगता है, हम नहीं जा पाएंगे। तभी जो है दीनानाथ मुंशी कहता है, देखो बहन जी, हम भी तो आप ही के जैसे हैं। मालिक ने भट्ठे की जिम्मेवारी हम पर छोड़ रखी है और हमारे नाक के नीचे इतना कुछ हो गया और हमें पता भी नहीं चला। मुझे भी तो डांट पड़ेगी, मैं भी तो सुनूंगा, क्योंकि मेरे होते हुए यह सब कैसे हो गया। मालिक मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, जो होगा हम दोनों के साथ होगा, देखा जाएगा, चलो चलते हैं। दीनानाथ मुंशी अंजलि के परिवार वालों को अंजलि के साथ लेकर वहां पर पहुंचता है। वहां पहुंचते ही अंजलि की जो माँ होती है मालिक के पैरों में गिर पड़ती है और रोने लगती है। कहती है, मालिक मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी और अब हम आपके भट्ठे के आसपास भी कभी नहीं भटकेंगे, कभी नहीं नजर आएंगे और बहुत दूर चले जाएंगे। ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी, उसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपनी बेटी की तरफ से मैं क्षमा चाहती हूँ, अब मुझे माफ कर दो। रामलाल भी रोने लगता है और मालिक के पैरों में गिर जाता है, उधर जो कि अंजलि के पिताजी होते हैं। तभी दीपक के पिताजी अंजलि से कहते हैं, अंजलि बताओ गलती किसकी है, पहले किसने गलती किया। अंजलि कहती है, मेरी ही गलती है, मुझसे गलती हो गई है, अब आगे कभी ऐसी गलती नहीं होगी। जो गलती हो गई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं आपके बेटे से कभी नहीं मिलूंगी, कभी उससे बात नहीं करूंगी, उसके सामने भी कभी नहीं आऊंगी। मालिक जो है यह सब सुनता है, फिर दीपक से कहता है, दीपक तुम बताओ गलती किसकी है। दीपक कहता है, पिताजी मेरी ही गलती थी, मैं ही बार बार इसके पास जाया करता था। पिताजी यह मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी इसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी दीपक की माँ को उसके पिताजी बुलाते हैं, कहते हैं जरा बाहर तो आओ। वह बाहर आती हैं और दीपक की माँ से कहते हैं, लड़की को देखो, आपको पसंद है क्या, लड़की कैसी लग रही है। दीपक की जो माँ होती है कहती है, लड़की तो बहुत अच्छी है, लक्ष्मी की तरह लगती है, लेकिन लोग क्या कहेंगे। दीपक के जो पिताजी होते हैं कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, हम संभाल लेंगे, हमारा बेटा है। रामलाल यानी अंजलि के जो पिताजी थे वो भी रोने लगे, कहते मालिक आप क्या कर रहे हो। कहते नहीं रामलाल, अब आप हमारे समधी हो चुके हो, ऐसा कुछ नहीं। रामलाल कहने लगता है, मालिक हम इतने अमीर नहीं, हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। तो दीपक के पिताजी कहने लगते हैं, नहीं रामलाल, हमारे पास क्या किसी चीज की कमी है, इतना कुछ हमारे पास है, हम आपसे कुछ मांग थोड़ी रहे हैं। रामलाल को मालिक समझाते हैं और कहते हैं, जाओ रामलाल, आज से रिश्ता पक्का हो गया हमारा, हम आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी करेंगे और आज के बाद आप हमारे समधी हो गए, जाओ शादी की तैयारी करो। रामलाल जाते हैं अपने घर, अपने परिवार के साथ तैयारी करने लगते हैं। लगभग 2 महीने के बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों मेरी कहानी कैसी लगी, मेरी कहानी सुनाने के दौरान कई सारी त्रुटियां हुई होंगी, मुझसे कई गड़बड़ शब्द निकल गए होंगे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। भैया अभी ये नया नया चैनल है, आपके सपोर्ट की जरूरत है मुझे, आप कृपया मुझे सपोर्ट करें, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। फिर मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मैं भोलेनाथ, फिर मिलते हैं।